नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। दोस्तों, अपने जियोग्राफी के क्रम में हम आगे चलते हैं और भारत के परमाणु ऊर्जा स्टेशनों को हम देखने वाले हैं। अब ये जो टेबल बनी हुई आप देख रहे हैं, इसमें एक तरफ ऊर्जा प्लांट का नाम दिया है, फिर राज्य का नाम दिया है और वो किस वर्ष गठित हुआ था ये दे रखा है। तो सबसे पहले तारापुर को देखिए, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और 1969 में इसका गठन किया गया था, मतलब इसे स्थापित किया गया था। इसके बाद क्रम आता है रावत भाटा का। रावत भाटा आपका राजस्थान में है, 1972 का है। कलपक्कम जो है ये तमिलनाडु में है असल में, और 1984 का है। इसका जो टाइम है, गठन का समय है, वो 1984 का है। नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में है और 1989 का है। ये काकरापार गुजरात में है और ये 1993 का है। ये क्रम से चल रहा है, पीछे से आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। काकरापार के बाद कैगा है। कैगा कर्नाटक में है। इसकी लोकेशन कहाँ है? कर्नाटक में है। 1993 में ये भी स्थापित हुआ था, तो दोनों का जो स्थापना वर्ष है वो एक ही है। इसके बाद कुडनकुलम है, जो कि तमिलनाडु का है, 2002 इसका समय है, गठन का समय है। और जैतपुर को आप देख रहे हैं, ये सब परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, स्टेशन है। जैतपुर महाराष्ट्र में है, 2017 का ये गठित हुआ था। और बारगी चुटका ये मध्य प्रदेश का है। 2015 में स्थानीय लोगों का जब बहुत कड़ा विरोध हुआ तो 2017 में फिर पहले शुरुआत होती है 2015 से, तो लोगों का विरोध इसे झेलना पड़ता है, क्योंकि कोई भी परमाणु ऊर्जा स्टेशन बहुत ज़्यादा पर्यावरण की दृष्टि से फायदेमंद नहीं होगा। मानव लाभ के लिए ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन हम कर सकते हैं, नाभिकीय ऊर्जा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे जो रेडिएशन निकलेगा या जो परमाणु अपशिष्ट निकलेंगे वो नुकसानदेह होते हैं आसपास के लोगों के लिए भी और प्रकृति के लिए भी। तो स्थानीय लोगों का कड़ा विरोध इसको झेलना पड़ा। फिर 2017 में एक बार फिर से प्रस्ताव आता है। तो कुल मिलाकर ये बारगी चुटका है कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। कवादा चुटका को आप देख रहे हैं और इसको भी लोगों का विरोध झेलना पड़ा। ये मध्य प्रदेश का है। जबकि छाया मीठी बिरदी ये एक जगह है, मतलब ये परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, असल में गुजरात का है और ये शुरू नहीं हो सका। इसके बाद कुम्हरिया को आप देखें तो ये गोरखपुर, हरियाणा राज्य में गोरखपुर एक गांव है, ठीक है। ये गोरखपुर जिले से आप कंफ्यूज मत हो जाएगा कि ये यूपी वाला है। गोरखपुर गांव और कुम्हरिया गांव है, तो वहां पे इस पावर स्टेशन को स्थापित किया गया, ये परमाणु ऊर्जा केंद्र, और इसका नाम है कुम्हरिया। इसके बाद यहाँ नीचे आप देखें माही बांसवाड़ा, ये राजस्थान का है, प्रस्तावित है। तो ये दोनों प्रस्तावित है, अभी इसका प्रपोजल है, अभी ये धरातल पर नहीं उतरे। अब आगे की जो टेबल आप देखने वाले हैं, ये हरित क्रांति का छोटे और बड़े किसानों पर क्या असर होता है इसको बताएगी। तो एक तरफ बड़े किसान है, एक तरफ छोटे किसान है। हम तुलना करके देखेंगे कि ज़्यादा फायदा किसको होता है। और मोटे तौर पे ये समझ लीजिए, यहाँ तो हम बारीकी से देखने वाले हैं, हरित क्रांति का ज़्यादा फायदा बड़े किसान और बड़े लोग ही उठाते हैं। जो छोटे किसान थे, जो कि भारत में ज़्यादा हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है, उनको इसका कोई खास फायदा नहीं होता है। और हरित क्रांति का भी एक दुष्प्रभाव था, इसमें किसी एक खास फसल के उत्पादन पर ज़्यादा जोर दे दिया गया और उसी को ज़्यादा फायदा हुआ। तो इसे गेहूं क्रांति के नाम से भी बदनाम किया गया और वो ठीक भी है। गेहूं का उत्पादन बेहिसाब होता है, बाकी जो अनाज की प्रोडक्टिविटी है उसको हतोत्साहित कर दिया जाता है जाने अनजाने में। और जितने भी छोटे और सीमांत किसान थे उनको कोई खास लाभ नहीं होता है। वो जैसे आज़ादी के समय थे, बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। तो बड़े किसान जो है वो जल्दी अपनाते हैं, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी जल्दी जाती है। उच्च उत्पादक जो फसल किस्में है उसको अपना के वो फायदा कमा लेते हैं। छोटे किसानों को बताने वाला कोई नहीं, एकदम जो रिमोट एरिया है वहाँ पे वो रहते हैं, तो उन्हें कोई जागरूक करने वाला नहीं है। कोई ऐसा जागरूकता कार्यक्रम नहीं चलाया गया जब ये क्रांति चल रही थी कि भाई इस समय जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन चल रही है इसका आप पूरा लाभ लीजिए, सरकार आपको इसमें सपोर्ट करेगी। ऐसा कोई उन्हें बताने वाला ज़्यादातर नहीं था। तो ये धीमी गति से उसको अपनाते हैं। मतलब वो आता तो इनके पास भी है सारा उन्नत बीज और चीज़ों का प्रयोग, लेकिन वो धीमी गति से आता है। तो धीमी गति से आता है और नहीं के बराबर प्राप्त होता है। कृषि उत्पादकता और उत्पादन में बहुत तेज बढ़ोतरी होती है और बड़े किसान जो है वो धन्ना सेठ बन जाते हैं। छोटे किसानों और सीमांत किसानों का क्या होता है? उत्पादकता और उत्पादन में कोई खास वृद्धि नहीं होती है। कम वृद्धि का मतलब कोई बहुत ज़्यादा विशेष वृद्धि नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हरित क्रांति आई और ये राजा बन गए। ऐसा रहता तो देश आज कहाँ का कहाँ होता, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। और खाद्य और पोषण तथा आवास, शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य, सभी मतलब पूरा जो जीवन स्तर कहा जाता है, जीवन शैली कही जाती है, उसमें इनके आमूल चूल परिवर्तन आता है। किसके? तो बड़े वाले किसानों के। और जो छोटे बेचारे किसान थे, जो कि अपने भारत में सही में अन्नदाता है, उनकी हैसियत क्या है? वास्तविक अन्नदाता की है। अगर वो हाथ पीछे खींच लेते हैं, उनके पास तो कोई विकल्प ही ज़्यादातर नहीं है, तो वो अपनी जो ज़मीन है, पुरखों की दी हुई ज़मीन है, उस पर आश्रित है। अगर वो हाथ पीछे खींच ले तो बड़े किसान धरे के धरे रह जाएंगे और सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उत्पादन जो है वो कुल मिलाकर होता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक का जो प्रोडक्शन है उसी को जोड़कर होता है।
और पूरे देश का पेट भरने के लिए सारे जो किसान हैं उनको समान रूप से ग्रोथ करना ज़रूरी। तो ऐसा नहीं हो पाया। तो हरित क्रांति बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही हो ऐसा नहीं। कुल मिलाकर इनका जीवन स्तर वैसा ही रहा, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया, बल्कि एक खाई तैयार हो गई जिसमें कि जो अमीर लोग थे वो एक तरफ चले गए और खेती को निकृष्ट मान लिया गया उस समय, क्योंकि इन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ। अचल संपत्ति, जब सीधी बात है कि उत्पादन बढ़ेगा तो इनका फायदा मुनाफा बढ़ेगा, और मुनाफा बढ़ेगा तो इनकी जो अचल संपत्ति है, इनकी पूंजी है, उसमें बड़ी वृद्धि होगी। बड़े बड़े फार्म ये खरीद लेंगे, बढ़िया ट्रैक्टर और जितने भी संसाधन होते हैं कृषि के वो खरीद लेंगे, बढ़िया बंगला बनवा लेंगे, तो ये सारा काम, एसी वगैरह लगवा लेंगे। तो कुल मिलाकर इनकी जो अचल संपत्ति है उसमें वृद्धि, और अचल संपत्ति इनकी कम होती गई। जो छोटे किसान थे वो धीरे धीरे करके महंगाई बढ़ती गई, और समय बदला तो उन्हें अपनी जो ज़मीनें हैं उन्हें अपनी ज़रूरतों के लिए इधर उधर करना पड़ा। पता लगा किसी किसान की बेटी की शादी, अब बेटी की शादी है तो भाई इज्जत रखनी है, गाँव में एक नाक का सवाल होता है, तो नाक का सवाल जब है तो फिर खेत हटाइए और उसकी जगह पे जो पैसा मिलता है उससे विवाह कीजिए, ऐसी परंपरा निकल गई, और उनके पास कोई विकल्प ही नहीं था। तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं या जो कृषि वैज्ञानिकों की पॉलिसी थी वो किसानों तक सही ढंग से पहुंच ही नहीं पाई, और ना आजकल भी पहुंच पाती। आज भी किसानों की इनकम दुगना करने का प्रयास किया जाता है या किया जा रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सार्थक नहीं है। जो बड़े वाले किसान हैं ना वही उसका भरपूर लाभ लेते हैं, छोटे वाले कहीं एकदम कोने में दबे रह जाते हैं। बेहतर जीवन स्तर इनको प्राप्त होता है, इनके जीवन स्तर में और गिरावट आती है। मतलब यहाँ तक नौबत आ गई है अब कि जो खेती के लिए ज़मीन है उस पर जो पुरखे हैं दे कर गए हैं ज़मीन, तो जो पुराने लोग हैं वो खेती कर रहे हैं, वो उसी से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो नौजवान हैं वो उस काम में नहीं लगना चाह रहे हैं। उनके पिता जो है वो खेती संभाल रहे हैं, वो बाहर जाकर कमा रहे हैं, वो दिल्ली बम्बई और गुजरात में जाकर अपना कहीं दरबानी कर रहे हैं, कहीं पर मिल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मतलब मजदूरी। किसान जो है वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, और उनके जो आगे के उत्तराधिकारी हैं वो मजबूरी में क्या बन गए हैं, गुलाम। नौकरी क्या है, गुलामी ही तो है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जीवन स्तर में गिरावट आ गई इनके, और आती गई, आ भी रही है। प्रत्याशित आयु बढ़ गई, प्रत्याशित आयु में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई बल्कि कम बढ़ोतरी हुई। प्रत्याशा जो जीवन प्रत्याशा होती है ये इस बात पर निर्भर करती है कि मनुष्य की जीवन शैली, दिनचर्या कैसी है, उसके ऊपर वर्कलोड कैसा है, और जो आर्थिक तंगी होती है ना वो भी जीवन प्रत्याशा को घटाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, दोनों सीधे सीधे कनेक्टेड नहीं है। अर्थशास्त्र के पैमाने में नापेंगे तो दोनों में संबंध नहीं है, लेकिन व्यवहारिक पैमाने में रख के देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि आर्थिक संकटों से जूझता हुआ इंसान जो है वो जल्दी समाप्त हो जाता है। वो अपनी परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुद को खपाएगा और नष्ट हो जाएगा। तो जीवन प्रत्याशा इनकी बढ़ी नहीं, बल्कि इनकी समस्याएं बढ़ती गई और इनकी जो जीवन प्रत्याशा है वो घटती गई। इसके साथ साथ बड़े किसान धनी हो गए, छोटे किसान और गरीब हो गए। तो अपने देश में यही चल रहा है, चाहे किसानों की तुलना करें या फिर पूंजीपति और सामान्य जनता की करें। जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं, और जितनी भी महामारी और जितने भी संकट आ रहे हैं वो इसी दिशा में सपोर्ट कर रहे हैं, मानो वो धनियों को सपोर्ट कर रहे हो और गरीबों को चूस रहे हो, इस तरह की कंडीशन। और यही बहुत खौफनाक सच है। ये जो डिवाइड है ना ये देश को नष्ट कर देगा, देश के विकास को अवरुद्ध कर देगा, क्योंकि सिर्फ पूंजीपतियों का चंद 5% लेकर देश ग्रोथ नहीं कर सकता जब तक कि देश की पूरी जनता जो है वो आगे न बढ़े, और वो नहीं हो रहा है। और इसमें जो ग्लोबलाइजेशन है वो भी एक बड़ा कारण है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि छोटे किसानों में गरीबी और बढ़ती है, खेती की ज़मीनें उनकी कम होती जाती है, जो बचती हैं उसमें भी तमाम दिक्कतें आती जाती। ग्रामीण समाज का ध्रुवीकरण, अब ध्रुवीकरण तो होना ही है भाई। एक तबका जो है वो धन्ना सेठ बन गया, उसके पास बहुत सारी संपत्ति हो गई, मतलब यहाँ तक नौबत आ गई कि वो साहूकार की हैसियत में आ गया, जमींदार बन गया, और मजदूर रखकर काम करवा रहा है। और मजदूर कौन है, छोटे किसान है। अब ये देखिए तमाशा, मतलब बड़ा किसान ही छोटे किसानों को काम पर रख रहा है। तो एक तरह से वो मजदूरी करने लगे, और जो बड़ा किसान है वो जमींदार है, अपनी मर्जी का मालिक है। तो ये बड़ी विडंबना है। तो कुल मिलाकर सामाजिक तनाव इससे बढ़ेगा, इसमें समाज में समरसता नहीं आएगी बल्कि खींचतान बढ़ेगी। दोनों में एक तरफ तनाव बढ़ेगा तो दूसरा पक्ष जो है वो चैन की नींद नहीं सो सकता है, तो दोनों में तनाव की जो है वृद्धि होती है। अच्छा, ग्रामीण समाज जो है ध्रुवीकृत वहाँ होता है जहाँ बड़े किसान होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे बड़े ही रहेंगे, कुछ छोटे भी रहेंगे। तो ध्रुवीकरण चालू हो जाता है, उसमें अलग अलग पंचायतें और अपना इज्जत का सवाल हो जाता है। लेकिन जो गरीब किसान होते हैं वो आमतौर पर एकजुट होते हैं, क्योंकि उनके पास प्रतिस्पर्धा करने के लिए कुछ खास होता नहीं। तो जब प्रतिस्पर्धा करने के लिए कुछ खास नहीं है तो एकजुट ही रहेंगे, एकता रहेगी उनके अंदर। जहाँ कॉम्पिटिशन होता है वहाँ आपस में दुश्मनी पनपती है। तो ये तो हमने देखा किसानों की स्थिति, जो कि अपने देश में अच्छी नहीं। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, मेरुदंड है उसका। लेकिन कृषि की जो स्थिति तत्काल में है, भविष्य में ऐसा समय आएगा कि खेती के लिए जो ज़मीनें हैं वो मिलेंगी ही नहीं, और सरकार इसके लिए भी नौकरियां, वैकेंसी निकालेगी कि किसानों की वैकेंसी निकली है, आइए और इसमें अपना परीक्षा देकर आप उत्तीर्ण कीजिए, इसको बकायदा इंटरव्यू वगैरह आपका होगा, और उसके बाद आपको काम पर रखा जाएगा, आप बीज बोएंगे, फसल काटेंगे। इस तरीके का काम होगा, क्योंकि किसान को जिस तरीके से मजबूर किया जा रहा है ना, वो जल्दी ही खेती करना छोड़ देगा। जिस तरह के ये सीमांत और छोटे किसान घाटे में लगातार जा रहे हैं। बड़े वालों को कोई दिक्कत नहीं है, बड़े वालों के पास अभी भी पर्याप्त पूंजी है, लेकिन वो भी परेशान है, वो भी खुश नहीं।
तो जितनी भी पार्टियां, जितनी भी सरकारें आई, वो किसानों की असली समस्या को हल नहीं कर पाई, चाहे वो आज की सरकार हो या जो पीछे की सरकारें। इसमें किसी पार्टी विशेष को टारगेट नहीं, सभी की वही दिक्कत है, जो असली नब्ज है उसको नहीं पकड़ पाते। अब कुल मिलाकर भारत के जो प्रमुख उर्वरक उत्पादक उद्योग हैं उनको देख लीजिए। तो उपक्रम दिया है, स्थापना का वर्ष दिया है, साथ में अवस्थिति और रिमार्क दे रखा है। रिमार्क का मतलब ये है कि जो काम की चीज़ें हैं उन्हें आप एक साथ देख लीजिए। तो देखिए, द फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये पहला है और 1961 में ये स्थापित हुआ था। सिंदरी और नांगल ये इसकी अवस्थिति है पंजाब में और इसकी 4 इकाइयां हैं। सिंदरी जो है वो झारखंड में है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश वाला ये है इसका, तलचर उड़ीसा का और रामागुंडम आंध्र प्रदेश का। ये रही इसकी 4 इकाइयां, जो कि है द फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना का समय आप याद रखेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है ये 1974 का है। भटिंडा, नांगल, पानीपत और विजयपुर ये इसकी अवस्थिति है। विशेषीकृत कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का यहाँ पे निर्माण होता है ये चीज़। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये 1978 का है। 5 कार्यकारी इकाइयों, बरौनी जो कि बिहार में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, नामरूप, ये नामरूप नहीं बल्कि कामरूप है, मतलब असम का। तो ये 3 इकाइयां इसकी हैं, ये अवस्थिति इसकी दे रखी है। इसके बाद अगला है आपका राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी RCFL। तो ये 1978 का है और बाकी फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ये त्रावणकोर में है असल में। तो कोच्चि में 2 इकाइयां इसकी लगी हुई हैं और 1943 का ये है, काफ़ी पुराना है। मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो है ये 1996 का है, चेन्नई तमिलनाडु में इसकी अवस्थिति है। और जो इरानियम ऑयल कंपनी की सहकारिता में इसको स्थापित किया गया है, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद पारादीप फास्फेट लिमिटेड को देखिए। तो ये पारादीप फास्फेट लिमिटेड जो है ये 1981 का है, भुवनेश्वर उड़ीसा यानी ओडिशा तत्काल का जो है, पहले इसको उड़ीसा कहते थे, अभी ओडिशा कहते हैं। तो ये इसकी अवस्थिति है और पहला कारखाना 1986 में स्थापित होता है और दूसरा भाग जो इसका सेकंड पार्ट है या सेकंड फेज है वो 1992 यानी 1992 में बनकर पूरा होता है। अगला जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, और उनकी लंबाई देखेंगे। तो लंबाई किलोमीटर में दी है और मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है, उसको कौन सा नंबर दिया गया है ये देखना है। तो नेशनल हाईवे नंबर 44, जिसे कि नेशनल हाईवे नंबर पहले 7 कहा जाता था, नाम में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, 3745 ये इसकी लंबाई है टोटल किलोमीटर में। मार्ग जो है वो श्रीनगर कन्याकुमारी, मतलब श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जो कहते हैं। 27वां जो नेशनल हाईवे है उसकी लंबाई कुछ थोड़ी ही कम है, 3507, पोरबंदर से लेकर ये सिलचर तक है। और 48 नंबर का जो नेशनल हाईवे है जो कि NH8 पहले कहा जाता था, ये 2807 किलोमीटर लंबा है और ये दिल्ली से लेकर चेन्नई तक फैला हुआ है। और नेशनल हाईवे नंबर 52 जो है ये 2317 किलोमीटर टोटल लंबा है। हिसार, जयपुर, कोटा, इंदौर, धुले, औरंगाबाद, बीजापुर, हुगली, ये इतनी जो इसकी स्ट्रेंथ है उसे आप देख रहे हैं। इसके बाद आप देखें ये नेशनल हाईवे नंबर 30 है, 2010 में 2010 यानी ये सन नहीं है, लंबाई है असल में। तो 2010 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। नेशनल हाईवे नंबर 30 जो है वो कितना लंबा है, 2010 किलोमीटर लंबा है। सितारगंज जो कि उत्तराखंड में है वहाँ से ये आंध्र तक फैला हुआ है, तो लंबाई ज़्यादा होगी, ठीक है। इब्राहिमपट्टनम तक ये पूरा विस्तृत है। इसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 6 है जो कि 1873 किलोमीटर पूरा चौड़ा है, माफ़ कीजिए लंबा है, इसकी लंबाई है। और हजीरा, धुले, नागपुर, रायपुर, संबलपुर, बाहरघोड़ा, कोलकाता, ये इसका पूरा विस्तार है, मतलब यहाँ से होकर गुजरता है। इसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 53 ये 1741, माफ़ कीजिए 1781 किलोमीटर लंबा है, इसकी कुल लंबाई दी है। हजीरा जो गुजरात का है वहाँ से होकर पारादीप जो बंदरगाह है उड़ीसा का, वहाँ तक ये विस्तृत है। नेशनल हाईवे नंबर 16 यानी 16, पुराना नाम इसका NH5 है और ये 1659 किलोमीटर लंबा है। स्वर्णिम चतुर्भुज का ये भाग है, पश्चिम बंगाल से आंध्र तक फैला हुआ है, तो इसे आप देखेंगे। इसके बाद आप नेशनल हाईवे नंबर 17 जो कि पुराना वाला था, अभी इसको छाछठ के नाम से जानते हैं, तो 1593 किलोमीटर ये लंबा है और पनवेल से लेकर ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 19 है, पुराना नाम इसका NH2 था और अभी इसकी लंबाई आप देखें तो 1435, दिल्ली से लेकर कोलकाता। और ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो ऐतिहासिक सड़क थी, कटक से लेकर अटक तक लंबाई थी उसकी, तो उसी का ये ऐतिहासिक हिस्सा है। और भी पीछे जाना चाहें तो ये उत्तरापथ का एक छोटा सा टुकड़ा है, पूरा उत्तरापथ तो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा था, जो कि अविभाजित भारत में फैला हुआ था। उत्तर दिशा में आवागमन के लिए पूरा रास्ता था, राजमार्ग हुआ करता था, जिससे कि यात्री या जितने भी रथ वगैरह होते थे वो गुजरा करते थे। तो बाद में उत्तरापथ को विकसित करवाया जाता है और जब मध्यकाल आता है तो उस समय शेरशाह सूरी के समय में एक बार फिर से इस रोड का जीर्णोद्धार करवाया जाता है। शेरशाह सूरी ने कोई सड़क ईजाद नहीं की थी, सड़क को रिपेयर करा के चलने लायक थोड़ा बेहतर बनवाया था, दोनों ओर पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए, सराय बनवाई, ये सारे अच्छे काम किए थे। बाकी उत्तरापथ तो पहले से ही था, वो काफ़ी सुगठित था। वैसे ही दक्षिण में दक्षिणापथ को हम देखते हैं
तो बाद में शेरशाह सूरी के समय में ये शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना गया, और बाद में जब अंग्रेजों के समय में इसका एक बार फिर से रिनोवेशन का काम होता है तो इसे ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दिया गया, यानी जीटी रोड। तो ये नेशनल हाईवे नंबर 2 के नाम से पहले जाना जाता था, अभी इसका नाम 19 यानी नेशनल हाईवे नंबर 19 पड़ गया। इसके बाद नंबर आता है नेशनल हाईवे नंबर 34 का। ये 1426 किलोमीटर लंबा है। गंगोत्री बांध यानी उत्तराखंड से लेकर ये लखनादौन जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है वहां तक फैला हुआ है। नेशनल हाईवे नंबर 2 अब कौन हो गया है? तो ये 1214 किलोमीटर टोटल लंबा है। इसे जरा साफ कर लेते हैं हम, देखिए। तो 1214 किलोमीटर लंबा है। डिब्रूगढ़, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा ये नेशनल हाईवे है। इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 13 है, जिसे कि NH 229 पहले कहा जाता था। नेशनल हाईवे नंबर 229, और ये 1150 किलोमीटर लंबा है टोटल। इसकी लंबाई कितनी है? 1150 किलोमीटर है, और ये तवांग से पासीघाट तक फैला हुआ है, यानी अरुणाचल से लेकर असम तक इसका विस्तार है। इसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 47 है, जो कि 1080 किलोमीटर पूरा लंबा है, और ये बम्बन बोर गुजरात का जो है वहाँ से महाराष्ट्र, ज़्यादा लंबा नहीं है, लंबाई वैसे भी आप देख रहे हैं। तो ये बम्बन बोर जो गुजरात का है वहाँ से नागपुर तक फैला हुआ है, यानी महाराष्ट्र तक इसका विस्तार है। इसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 31 है, जो कि 968 किलोमीटर लंबा है। ये उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। तो ये हमने नेशनल हाईवेज जो है उनका स्वरूप देखा। और इसके बाद अब मेट्रो लाइन को जरा देख लीजिए। इसकी कुछ मुख्य विशेषता है। तो इसमें रेड लाइन है, येलो लाइन है, ब्लू लाइन है, ग्रीन लाइन है, वायलेट लाइन है। रंगों के हिसाब से इसका नाम रखा जाता है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस, मजेंटा लाइन और पिंक लाइन। जनजातीय जनसंख्या की सघनता के जो मुख्य क्षेत्र हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसे कि NER कहा गया। तो अरुणाचल इसमें आता है, असम आता है, मणिपुर आता है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। और मध्य जनजातीय क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? तो उसमें आप देख रहे हैं कि आंध्र, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा दमन और दमन दीव और दादरा नगर हवेली यानी केंद्र शासित प्रदेश पूरा, और गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान और महाराष्ट्र। इसके बाद आप देख रहे हैं कि अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का नाम आता है। अब यहाँ आप देखेंगे प्रवसन के परिणाम, जो प्रवसन होता है उसका क्या परिणाम होता है। तो जहाँ से प्रवास लोग करते हैं, यानी जहाँ से माइग्रेट करके दूसरी जगह जाते हैं, इसके पीछे भी कुछ खास वजह होती है। जो सबसे मुख्य वजह है, किसी भी प्रजाति का अपना जो जन्म स्थान है या अपना जो निवास स्थान है उसको छोड़ने का मेन रीज़न क्या होता है कि जहाँ उसका आवास है वहाँ उसके जीवन के लिए अनुकूल दशा नहीं है, चाहे वो इंसान हो या कोई और जीव। जो मूल घर छोड़ने की वजह है वो यही होती है। अगर आपको घर में बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए तो आप घर छोड़कर जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। तो घर क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि आपकी ज़रूरतें हैं, और ज़रूरतें जहाँ से पूरी होंगी वहाँ आप जाएंगे। घर में रहेंगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो यही प्रवास की मूल वजह होती है। और जहाँ से लोग हट कर जाते हैं, मतलब जहाँ से लोग छोड़ कर जा रहे हैं, वहाँ ऑब्वियस सी बात है कि आबादी कम हो जाएगी, जनसंख्या घटेगी, और जहाँ जाएंगे वहाँ भीड़ पैदा होगी। ये भी एक समस्या है। और जनसंख्या का घनत्व और जनन क्षमता दोनों घट जाते हैं। भाई आबादी ही जब टोटल कम हो रही है, परिशुद्ध संख्या उसकी घटती जा रही है, तो जनन क्षमता भी कम होगी, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों पलायन करेंगे और घनत्व भी कम हो जाएगा। और जनसंख्या का घनत्व और जनन क्षमता दोनों बढ़ जाएगी वहाँ पे जहाँ पे लोग जाकर रहेंगे, यानी गंतव्य। लिंग अनुपात बढ़ जाता है। यहाँ देखिए, लिंग अनुपात बढ़ जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, लिंग अनुपात घट जाता है। अब लिंग अनुपात बढ़ता कैसे है? तो इसमें कई सारे कारण हैं। अर्थव्यवस्था को अगर आप पढ़ें, इकोनॉमी को टटोलें, तो कई सारे कारण निकलते हैं। लेकिन लिंग अनुपात बढ़ने का एक जो मोटा कारण है उसको समझ लीजिए, जो कि समझने में आसान है, कि ज़्यादातर पुरुष आबादी ही पलायन करती है। मतलब अपने देश में जैसा चलन है, हालांकि महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो रही हैं और बड़े मुकाम हासिल कर रही हैं, लेकिन अभी भी जो अपना ट्रेडिशन है उसमें अगर घर छोड़ के जाएगा तो पहले पुरुष ही जाएगा। कमाने के लिए लड़के बाहर निकल जाते हैं, तो इससे लिंगानुपात बढ़ता है। लिंगानुपात इस वजह से बढ़ जाता है क्योंकि जितने पुरुष थे उसमें से कुछ जो हिस्सा है वो चला गया बाहर। तो अब जो पुरुषों और स्त्रियों की संख्या है उसमें समता देखी जाती है, बैलेंस। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो यहाँ जहाँ गंतव्य में ये पलायन कर रहे हैं, मतलब जहाँ गंतव्य पे ये पहुँच रहे हैं कमाने खाने के लिए, वहाँ लिंगानुपात घट जाता है। वही सेम इसमें रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। और संसाधनों पर जनसंख्या का भार घटता है। जहाँ से ये लोग हटेंगे, जहाँ आबादी कम होगी, वहाँ संसाधन जो है वो राहत की सांस लेंगे, उनका दोहन कम से कम होगा। पहले 4 लोग खा रहे थे तो अब एक ही खाएगा उसे, ठीक है। और जहाँ पे जाएंगे वहाँ संसाधनों पर बहुत ज़्यादा बोझ इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ तक कि आवश्यकताएं भी नहीं पूरी होंगी। श्रमिक बल के प्रवासन के कारण मौजूदा संसाधनों का पर्याप्त इस्तेमाल नहीं हो पाता। देखिए, जो पलायन करते हैं, मतलब जो अपना जन्म स्थान छोड़कर कहीं और जा रहे होते हैं, वो सक्षम लोग होते हैं। कोई भी शारीरिक रूप से जर्जर मनुष्य जो है वो अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएगा। रिटायरमेंट की उम्र में लोग घर पे रहते हैं आमतौर पे। जो कार्यशील आबादी होती है, जो युवा या सक्षम आबादी होती है, वही अपना स्थान छोड़ती है, क्योंकि वही काम करके खा सकती है। तो ऐसे में जो श्रम बल था, यानी श्रमिकों का बल था, मेहनतकश लोगों का बल था, वो यहाँ से हट जाएगा। आबादी हटेगी, मतलब वही कार्यशील आबादी जो है वो शहरों की ओर या जहाँ भी जा रही है वहाँ पलायन करेगी। तो जो मूल स्थान इनका था वहाँ पे श्रमिक बल की कमी हो जाएगी। पता लगा कोई बड़ा काम करना है तो गाँव में खोजे हुए नवयुवक नहीं मिल रहे हैं,
कोई छोटे मोटे लड़के बच्चे मिल गए तो ठीक है, जो नौजवान हैं वो अपना कमाने खाने बाहर गए, तो ये समस्या हो जाती है। गांव में आप अगर रहते हैं तो इसको महसूस कर सकते हैं, क्योंकि गांव में इसे ज़्यादा स्पष्ट तरीके से देखा जा सकता है। कस्बों और शहरों में ये उतना प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, लेकिन गांव में स्पष्ट दिखता है, इसलिए गांव का एग्जाम्पल। इसके बाद आप देखें श्रमिक बल में बढ़ोतरी हो जाती है। जहाँ पे ये जाते हैं वहाँ भीड़ मच जाती है, मतलब जितनी ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा लोग प्रकट हो जाते हैं और सब काम करने वाले होते हैं। तो इसकी वजह से संसाधनों का न सिर्फ बेहतर इस्तेमाल होता है, बल्कि उसके साथ साथ दिक्कत ये होती है कि संसाधन और जगह कम पड़ जाती है। मतलब 20 लोगों का वहाँ वैकेंट स्थान था, 20 लोग वहाँ काम पे लग सकते थे और पहुँच गए 40, तो जो बचे हुए 20 हैं वो ऐसे ही भटकते रहेंगे, छोटा मोटा काम करेंगे जो उनकी क्षमता के हिसाब से नहीं होगा। और जन्म दर घट जाती है, उद्गम का जो स्थान है वहाँ से ये छोड़कर हट रहे हैं तो जन्म दर घटेगी। और साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो गंतव्य का स्थान है वहाँ जाएंगे तो जन्म दर बढ़ जाएगी। शिक्षित युवाओं का प्रवसन होता है तो साक्षरता दर घट जाती है। ठीक है, मतलब जो युवक हैं या युवा हैं, युवा का मतलब स्त्री पुरुष दोनों से है यहाँ पे। हालांकि अपने भारत में जो चलन है उसमें ज़्यादातर पुरुष ही पलायन करते हैं, क्योंकि एक मान्यता है जो कि रूढ़िवादी मान्यता है कि कमाने का जो हक है वो उन्हीं के पास है। ऐसा लोग सोचते हैं पहले के समय से। अब जो समय बदल रहा है तो उसमें चीज़ें बदल रही हैं, तो उस हिसाब से पहले जो नौजवान लड़के हैं वही घर छोड़कर जाते हैं। तो इस वजह से होगा क्या कि अगर वो पढ़े लिखे हैं और अपना टैलेंट कहीं और जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जहाँ से वो हट रहे हैं वहाँ साक्षरता दर कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ साक्षर लोगों की तादाद कम हो जाएगी। जहाँ जाएंगे वहाँ पे बढ़ोतरी हो जाएगी। कमाई करने वाले युवाओं की गैर मौजूदगी में परिवार जो है वो कष्ट उठाएंगे। अब मान लीजिए कि कोई एक नौजवान है जो कि अपने बीवी बच्चे और बूढ़े माता पिता को छोड़कर पलायन कर गया। पलायन कर गया मतलब क्या, भाग नहीं गया, कमाने गया ताकि उनका पेट भर सके। और बूढ़ा बाप जो है वो खेती कर रहा है। आमतौर पे गांव में ऐसी संरचना आप देखते होंगे। ठीक है, जो बूढ़े किसान हैं जो कि पहले से लगे हुए थे खेती के काम में, वो अपना पुश्तैनी काम कर रहे हैं। जो अपने लड़के उनके हैं उनको वो बाहर भेज देते हैं कि जाओ बाहर से कुछ पैसा अर्न करके ले आओ। तो मान लीजिए एक किसान के 3 बेटे हैं तो तीनों बाहर चले गए। अब घर में जो बीवी बच्चे, मतलब जो वहाँ रह चुके लोग हैं, उन्हें अपना जीविकोपार्जन करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से उन नवयुवकों पर या उन नौजवानों पर आश्रित थे। तो वो आशरा जो है वो खत्म हो गया। ठीक है कि वहाँ से पैसा आ जाता है, लेकिन जो सपोर्ट मिलता था वो नहीं मिलता। तो इस तरीके से क्या होता है, जो रहने वाले वहाँ लोग हैं, परिवार है, उसे कष्ट उठाना पड़ता है। और जहाँ ये पहुँचते हैं वहाँ कोई खास फायदा नहीं होता है। प्रवासी अनुकूलन की समस्या का ये सामना करते हैं, क्योंकि जहाँ जाते हैं वहाँ पे सोने के लिए एकदम गुजगुजा बिस्तर थोड़े ही मिलेगा, न डनपिलो का गद्दा मिलेगा। कहीं बढ़िया पोस्टिंग हो गई तो अलग बात है, लेकिन अगर मजदूर की हैसियत से जा रहे हैं, कामगार की हैसियत से जा रहे हैं, तो इन्हें पहले अपना रहने का एक बंदोबस्त करना पड़ेगा और जूझना पड़ेगा। तो वहाँ भी ये तकलीफ उठाते हैं। मतलब गांव में या जो छोटे एरिया है वहाँ इनका परिवार तकलीफ उठा रहा है, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ ये खुद कष्ट उठा रहे हैं। तो ये एक विडंबना है। और देखिए आपकी बुजुर्ग, बीमार और इसके अलावा महिला, बच्चे जो भी हैं, जो मतलब जो सक्षम नहीं है, कुल मिलाकर अपने आत्मनिर्भर नहीं है, तो उनको इन प्रवासियों की कमी खलती है, क्योंकि ये प्रवासी ही उनके लिए सब कुछ थे, उनका हाथ पैर थे एक तरह से। अब बूढ़े माता पिता हैं, उन्हें कहीं जाना है, कोई मदद चाहिए, या पिता ही है वो खेती का काम कर तो रहा है लेकिन उसमें उसे श्रम बल की आवश्यकता है जो कि वो खुद नहीं कर सकता। तो ऐसे में उसे अपने लड़कों की याद आएगी, लेकिन वो ये सोच के मन मार लेगा कि हर महीने जो बाहर से पैसा आ रहा है वो बंद हो जाएगा और फिर परिवार कैसे चलेगा। तो बेटा भी जो है वो वहाँ मेहनत ही कर रहा है, तो मुझे जैसे तैसे काटना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इन्हें कष्ट उठाना पड़ता है। और जहाँ पे प्रवासी जाते हैं वहाँ पे होता ये है, देखिए ये युवक जो है अपना परिवार छोड़कर गए, और उसके बाद परपोषी जनसंख्या और आक्रामक विरोधी रुख का जो सामना है वो उन्हें करना पड़ता है। मतलब जहाँ जाते हैं वहाँ के लोग इन्हें खुशी खुशी तो स्वीकार करेंगे नहीं। मतलब एक फैक्ट्री में ये काम करने गए, कोई दूर का रिश्तेदार इन्हें नौकरी लगवा दिया, मान लीजिए कोई सूत कताई की फैक्ट्री है, या कहीं दरबानी करने गए, या फिर कोई मिल में काम करने गए, तो वहाँ जो कामगार हैं वो इन्हें देखकर बड़ा खुश थोड़े ही हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि आ गया मेरा हक मारने बाहर से, ऐसा सोचते हैं। और अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप जाते हैं तो ये परिस्थितियाँ और कठिन हो जाती हैं, वहाँ आपको हे दृष्टि से देखा जाता है। ठीक, तो ये कंडीशन जो है ना, ये विरोधी रुख और टकराव को दर्शाती। नए मूल्यों और सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाया जाता है और संस्कृति बहुत ज़्यादा समृद्ध होती है, तो ये दोनों में फ़ायदा है। अच्छा, इसके कारण राष्ट्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा जहाँ से ये छोड़कर जाते हैं तो उसको बल मिलता है, और राष्ट्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे को बल मिलेगा तो ये दोनों तरफ होता है। एक तरफ से ये जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, तो एक जगह की संस्कृति दूसरी जगह की संस्कृति से मिल रही है। मतलब आपस में जो रहन सहन है उनका लेन देन हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई यूपी का लड़का जो है वो गुजरात गया, तो गुजराती जो रहन सहन है उससे वो परिचित होगा, और अपना जो यूपी वाला वो अपना संस्कार लेकर गया है, संस्कृति लेकर गया है, वो भी गुजरातियों को सिखाएगा। गुजराती हमसे अवगत होंगे और हम लोग जो है वो गुजरातियों से अवगत होंगे। ये एक जनरल एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये होता है, आमतौर पर ऐसा होता है। इसके बाद आप देखें, प्रवासियों द्वारा अपनाए गए नए मूल्यों को परिवार तथा संबंधियों द्वारा सहारा नहीं जाता है, सराहा नहीं जाता है। सहारा नहीं जाता है नहीं, बल्कि सराहा नहीं जाता है। असल में होता यह है कि ये नई चीज़ें सीख कर आते हैं, तो जब अपने घर पहुंचते हैं और वहाँ अपना रौब दिखाते हैं कि भाई देखो वहाँ ऐसे रहते थे, तो परिवार वाले उनके ऊपर थू थू करते हैं कि आ गए लाट साहब बन के।
तो ये कंडीशन है, मतलब परिवार में इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता है कि यहाँ पर ऐठो मत बाप के सामने। और जहाँ के ये रहते हैं वहाँ से ये अपना जगह छोड़ के गए, तो जहाँ पे ये प्रवासी की हैसियत से हैं वहाँ की भाषा, धर्म और सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा संस्कृतियों का एकीकरण होता है। प्रवासी अपने मूल्यों को कायम रखने की कोशिश करते हैं। अगर वो यूपी से हैं तो अपने यूपी वाले जो मूल्य हैं उनको कायम रखना चाहते हैं। बिहार की संस्कृति अगर उनके पास है तो बिहारी जो कल्चर है उसको वो सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसको किसी भी तरह से नष्ट होने देना नहीं चाहते। बाटी चोखा उन्हें अगर प्रिय है तो वो उसी से अपना पेट भरेंगे। तो ये उनकी खूबसूरती है, मतलब हर संस्कृति की अपनी एक सुंदरता होती है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि प्रवासियों द्वारा अपने परिवारों को पैसा भेजे जाने के कारण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। मतलब एक किसान था, वो अपने 3 बेटों को भी खेती में लगाया था, उसके पास कुछ बीघे जमीन थी और वो अपना वहाँ खेती किसानी कर रहे थे, उससे जो उत्पादन हो रहा था। अभी क्या है कि किसान ने क्या किया, कुछ मजदूर रख लिए और बेटों को बाहर कमाने के लिए भेज दिया, तो अब उनकी इनकम डबल हो जाती है। मतलब बाहर से पैसा आता है तो पंख लग जाते हैं, मतलब हर चीज़ के लिए हाथ खुला रहता है, साखर्च रहते हैं, तो ऐसे में समृद्धि आती है। और जो बाहर का है, जहाँ ये जा रहे हैं, वहाँ क्या होता है, तो प्रशिक्षित और अधिक मात्रा में श्रम बल इकट्ठा हो जाता है, तो उत्पादन तो बढ़ जाता है और संसाधनों का अच्छा इस्तेमाल भी होता है, लेकिन कंपटीशन बहुत तगड़ा हो जाता है, प्रतिस्पर्धा वहाँ पे अपनी चरम सीमा पर होती है। अच्छा, अब इसमें जो मूल स्थान इनका है, जन्म स्थान है, वहाँ क्या कंडीशन होती है कि परिवार में युवा जब मौजूद नहीं होते हैं तो अपराध बढ़ते हैं, अपराधीकरण को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि जब कोई सक्षम व्यक्ति जो है वो अपने परिवार से हट जाता है तो परिवार उसका एक तरह से खुला हो जाता है। अब वो दबंगों के चपेट में आ सकता है, किसी भी मनबड़ की चपेट में आ सकता है। पहले क्या था कि जमीन का कोई विवाद हुआ, नाली का कोई विवाद हुआ गांव में, तो जो सक्षम नौजवान थे वो भिड़ जाते थे और उन्हें देखकर कोई हिम्मत नहीं करता था। अब क्या है कि वो कमाने चले गए हैं तो वो तत्काल में तो आ नहीं सकते, तो बूढ़े लाचार बुजुर्ग हैं या घर की महिलाएं हैं तो उन्हें कोई पीट कर चला जाएगा या जबरदस्ती अपना वहाँ कब्जा कर लेगा, तो ये अपराध में बढ़ोतरी होती है। जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ क्या होता है, तो वहाँ भी स्त्रियों के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी होती है, संपत्ति के लिए अपराध बढ़ते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर नौजवान जो है वो बाहर जाकर एक बेहतर खाने पीने योग्य जगह पा जाए, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे हैं जिनकी ज़रूरतें ही नहीं पूरी होती, तो जब पेट की आग उन्हें मजबूर करती है तो वो चोरी डकैती पर विवश हो जाते हैं। ये उनकी मजबूरी होती है, वो ऐसा चाहते नहीं थे, लेकिन अब उनके सामने कोई विकल्प नहीं बचता है। और उसी में फिर जो मानसिकता अगर किसी की कुत्सित है तो वो स्त्रियों के खिलाफ भी दुर्व्यवहार करेगा, तो ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है। तो ये प्रवासन के दुष्परिणाम और जो सुपरिणाम है उसे आप देख रहे थे। अब विश्व के कुछ प्रमुख उद्योग और केंद्रों को देख लेते हैं। तो मैनचेस्टर जो है, यहाँ पे सूती वस्त्र का निर्माण होता है, ये पूरा उद्योग है, हब है, और ये ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में ही लिवरपूल है जो कि जलपोत निर्माण और तेल शोधन के लिए जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बाकी उद्योग नहीं फलते फूलते हैं, लेकिन ये बड़े पैमाने पर होता है। कोई भी चीज़ एक खास जगह की विशेषता होती है, तो वैसे ही मैनचेस्टर का सूती कपड़ा और लिवरपूल का क्या, ये जलपोत निर्माण और मतलब पानी के जो जहाज हैं वो बनाना और साथ में तेल शोधन करना है, रिफाइनरी। ब्रेडफोर्ड ये ब्रिटेन का जो है, इसमें क्या होता है, तो ऊनी वस्त्रों के लिए जाना जाता है। और लंदन को तो कई सारी चीज़ों के लिए जानते हैं, वैसे इंजीनियरिंग और परिवहन के जो साधन है उसके लिए जाना जाता है। डर्बीशायर जो है ये ऊनी कपड़ों के लिए जाना जाता है। अब चले आते हैं यूरोप में, फ्रांस में। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, और यहाँ पे एयरक्राफ्ट संबंधी जो उत्पाद हैं वो बनकर तैयार होते हैं। शोम्पेन और बोर्डो, यहाँ पे शराब बनती है, शैम्पेन आपने सुनी होगी। और इसके बाद लियोन्स जो है ये असल में रेशमी कपड़ों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग का भी काम यहाँ पे बड़े पैमाने पर होता है। सौर और लॉरेन क्षेत्र जो है ये लौह इस्पात के लिए जाने जाते हैं। अब आइए जर्मनी में, तो जर्मनी में डॉर्टमंड, और ये भारी इंजीनियरिंग और रसायन के लिए जाना जाता है। फ्रैंकफर्ट जो है वो इंजीनियरिंग और परिवहन के लिए जाना जाता है। सैक्सोनी ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पूरा रिप्रेजेंट करता है। रूर बेसिन एरिया ये कोयला और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और हैम्बर्ग, कील, रोस्टॉक और ब्रेमेन जो है यहाँ पे जहाज का निर्माण होता है। तो ये थी हिटलर की जर्मनी। इसके बाद रूस की तरफ चलते हैं। तो रूस जो है यहाँ पे मॉस्को और गोरकी, ठीक है, ये 2 जगहें जो है ये लौह इस्पात और रसायन तथा धातु कर्म यानी मेटलर्जी के लिए जानी जाती है। मतलब रूस की जो राजधानी है वो और प्लस गोरकी। इसके बाद मैग्नेटोस्कोर्स्क जो है ये आपका लौह इस्पात और तेल शोधन के लिए जाना जाता है। लेनिनग्राड, जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से आप जानते हैं, ये वस्त्र, रसायन और कागज तीनों ही उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। मास्को इवानोवो, रूस का मैनचेस्टर इसको बोलते हैं। मैनचेस्टर है कहाँ पे वो आपने शुरुआत में देखा, लेकिन अब स्थान के मैनचेस्टर के नाम से कुछ जगहें विख्यात होंगी जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग बड़े पैमाने पर फैला होगा। तो यहाँ पे क्या है, सूती वस्त्र उद्योग पूरी तरह से विकसित है। और व्लादिवोस्टोक जो है यहाँ पे पोत का निर्माण होता है। अब आइए जापान में, मेहनती लोगों का देश। तो नगोया, इसे जापान का डेट्रायट कहा जाता है। तो आप बताएंगे जरा कमेंट सेक्शन में कि डेट्रायट है कहाँ पे, ये जगह कहाँ पे। तो कुल मिलाकर जापान का ये जो डेट्रायट है, यहाँ पे एयरक्राफ्ट का काम होता है, कार और मशीनरी इत्यादि बनते हैं। ओसाका जो कि जापान का मैनचेस्टर कही जाती है, और ये जलपोत, लौह इस्पात और वस्त्र के लिए फेमस है। मैनचेस्टर तो इसीलिए कहा जाता है। कोबे और क्योटो ये जलपोत, लौह इस्पात और वस्त्र के लिए जाने जाते हैं। नागासाकी जो कि एक समय 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के समय बर्बाद हो गया था,
दूसरा बम इसी पर गिरा। पहला बम हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और 9 अगस्त को जो बम गिरता है वो नागासाकी पे गिरता है। ये शहर दोनों तबाह हो जाते हैं, लेकिन फिर से उठकर खड़े होते हैं और आज के समय में हम इन्हें जानते हैं लौह इस्पात, जलपोत और मशीन के निर्माण के लिए। तो जापान रिवाइव कर गया, मतलब एक बार फिर से उसमें जो नई जान है वो आ जाती है, क्योंकि ये लोग मेहनती हैं, फिर से उठकर खड़े होना जानते हैं। अमेरिका ने इन्हें बर्बाद किया और उसके बाद ये फिर से अपनी अच्छी स्थिति में आ गए। इसके बाद टोक्यो और नागासाकी में जलपोत और इंजीनियरिंग तथा वस्त्र निर्माण का भी काम फैला हुआ है। यवाटा जो है इसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है, ये लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। अब आते हैं चीन की ओर, जो कि है हमारा नालायक पड़ोसी, और शंघाई जो कि यहाँ आप देख रहे हैं शहर, ये वस्त्र, मशीन, पोत निर्माण और रेल इंजन के लिए प्रसिद्ध है। मतलब इतना जो प्रोडक्शन का काम है वो यहाँ पे होता है। वुहान शहर जो कि कोरोना वायरस के लिए आजकल ज़्यादा प्रसिद्ध है, बाकी यहाँ पे पहले से क्या होता था, तो वस्त्र, मशीन और जलपोत और लौह इस्पात इत्यादि का जो निर्माण है, मतलब उद्योग इससे बनाने का, सामान इत्यादि बनाने का जो काम है वो यहाँ पे होता है। और अनशन मुडकन ये पिट्सबर्ग के तौर पे चीन के जाना जाता है, लौह इस्पात का यहाँ काम होता है। और बीजिंग में क्या होता है, तो कई सारी चीज़ें हैं, वस्त्र निर्माण होता है, मशीन बनती है, इस्पात मशीन बनती है, और लगभग सारे दैनिक उपयोग के सामान या जो दुनिया की ज़रूरत के सामान है सब कुछ चीन बना लेता है और उसे सस्ते भाव में, क्वालिटी भी सस्ती होती है और सस्ते भाव में मार्केट में बेचता है। तो बीजिंग जो है ये वस्त्र, मशीन और इस्पात मशीनों के लिए फेमस है। इसके बाद आप देखें यहाँ उद्योग केंद्र दिया है, उद्योग का नाम दिया है और देश का नाम दिया है। तो यूक्रेन में जो उद्योग केंद्र हैं, औद्योगिक केंद्र हैं, उसमें यहाँ आप देखें क्रिवाई रॉग और रोस्तोगो है, जो कि लौह इस्पात और भारी मशीनरी के लिए जाना जाता है। और यूक्रेन का डोनबास जो है ये इस्पात और कोयला के भारी उद्योगों के लिए जाना जाता है। यूक्रेन का निकोपॉल जो है ये मैग्नीज की खदानों के लिए जाना जाता है। और नीदरलैंड का रॉटरडम, एम्स्टर्डम जो है ये मरीन इंजीनियरिंग और जलपोत निर्माण, हीरा पॉलिश इत्यादि के लिए जाना जाता है। बेल्जियम का एंटवर्प ये शहर है, मतलब उद्योग केंद्र है, और ये हीरा उद्योग के लिए फेमस है। डेनमार्क का कोपेनहेगन जो है ये आप देख रहे हैं कि डेयरी उद्योग के लिए जाना जाता है, मवेशी पाले जाते हैं, दूध का उत्पादन होता है। इटली का मिलन और तुरीन ये औद्योगिक केंद्र हैं, और तुरीन जो है इसको इटली का डिट्रॉयट भी कहा जाता है। तो रेशमी क्षेत्र और मोटर कार के निर्माण के लिए ये सब जाने जाते हैं। स्वीडन का स्टॉकहोम जो है ये मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है, जलपोत का यहाँ पे निर्माण होता है। ब्राजील का साओ पाउलो, रियो डी जेनेरियो कॉफी उद्योग और वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। तो इस तरीके से आप देश के नाम और देश में जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं उनको देख रहे थे। इसी क्रम में अर्जेंटीना का ब्यूनर्स आयर्स जो है और ला प्लाटा, ये ब्यूनर्स आयर्स जो है ये मांस और डेयरी उद्योग के लिए फेमस है, और ला प्लाटा जो है ये एयरक्राफ्ट, रसायन और लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। और चिली को आप देख रहे हैं, वालपरेजो सेंटियागो, ये यहाँ पे जो जगह है ये तेल शोधन, पेट्रोकेमिकल्स और शराब उद्योग के लिए जानी जाती है, प्रसिद्ध है। वेनेजुला का मराकैबो जो है ये तेल शोधन उद्योग के लिए जाना जाता है। मोरक्को का कासाब्लांका जो है ये रसायन उद्योग के लिए जाना जाता है। और मिस्र का काहिरा और एलेक्जेंड्रिया जो है ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। इसके बाद नंबर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का, जिसमें कि केंद्र और उद्योग का नाम दिया हुआ है, आप देखें। और इसमें केंद्र में सबसे पहले आप पिट्सबर्ग को देखिए, दुनिया की इस्पात की राजधानी इसका एक उपनाम है। और न्यू ऑरलियंस ये लौह इस्पात के लिए जाने जाते हैं, दोनों ही। डेट्रॉयट जो है ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जाना जाता है। शिकागो जो है ये मांस प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। लॉस एंजल्स ये हॉलीवुड है और फिल्म उद्योग के लिए फेमस है। बाकी आप जानते ही एयरक्राफ्ट भी यहाँ पे बनते हैं। फिर आप देखें सैन फ्रांसिस्को, ये सिलिकॉन वैली कही जाती है, कंप्यूटर और जो चिप इत्यादि का निर्माण है वो यहाँ पे होता है। तेल शोधन, जलपोत इत्यादि जो इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पे है। सिएटल ये उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और महान झीलों का क्षेत्र है। तो लंबरिंग और इसके साथ साथ एल्यूमिनियम प्रगलन का यहाँ पे काम होता है, मेटलर्जी होती है। और सी लैंड इंजीनियरिंग का काम जो है वो यहाँ पे होता है। हवाना जो है ये सिगार के लिए जाना जाता है। और एक्रोन ओहियो का ये कृत्रिम रबर बनाने के लिए फेमस है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का हम देख रहे थे। अभी कनाडा को देख लीजिए। तो मॉन्ट्रियल कनाडा का जो है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से आप जानते हैं। तो मॉन्ट्रियल जो जगह है ये जलपोत और एयरक्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है। क्यूबेक जो है ये मरीन इंजीनियरिंग और जलपोत के निर्माण के लिए जानी जाती है। ओटावा यहाँ पे कागज का, मतलब कागज उद्योग काफ़ी फला फूला है। और हैमिल्टन ये कनाडा का बर्मिंघम भी कहा जाता है, लॉ इस्पात और इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। टोरंटो इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए प्रसिद्ध है। नदियाँ और महत्वपूर्ण पत्तनों को देख लेते हैं। तो नदियाँ और महत्वपूर्ण पत्तनों में आप देखें, राइन जो है ये नदी का नाम है और इसका जो बंदरगाह है वो है रॉटरडम। यहाँ आप ये वाला जो कॉलम है इसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद हम इधर वाले को, जो राइट साइड वाला है, उसको देखेंगे, क्योंकि दोनों में एक ही तरह का पैटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ नदी दी है, यहाँ इसके जो बंदरगाह है वो दे रखे हैं। तो राइन का जो पत्तन है यानी बंदरगाह है वो रॉटरडम है। एल्ब नदी है और उस पर जो पत्तन है यानी बंदरगाह है उसमें हैम्बर्ग और ब्रोविंस का नाम आता है। इसके बाद सीन नदी का जो बंदरगाह है वो मार्सेलीज है। लॉयर का बंदरगाह है सेंट नज़ारे और नॉन्टे। अमेजन का बंदरगाह है मनाओस और इक्विटॉस। सिक्योंग का बंदरगाह है कैंटन और हांगकांग, ये आप देख रहे हैं। वेजर जो कि जर्मनी की नदी है और ये ब्रिम्बेन और हनोवर यहाँ पे पत्तन हुआ करते हैं।
ओडर की जो ओडर नदी का नाम है, और यहाँ पर जो पत्तन है उसमें स्टैटिन और फ्रैंकफर्ट का नाम आता है। गेरून ये नदी का नाम है, और यहाँ जो पत्तन है उसमें यहाँ आप देख रहे हैं बोर्डो का नाम आता है। मिसिसिपी का जो पत्तन है वो है न्यू ऑर्लियंस, और पराना का जो पत्तन है वो सांटाफे है। मरे डार्लिंग का जो पत्तन है वो बोरकी है। अब इसके बाद पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली कुछ जनजातियों को भी लगे हाथ देख लेते हैं, और आइए शुरू करते हैं। तो इसमें देख रहे हैं आपकी कोल, संथाल, हो और भील जनजातियां जो हैं ये छोटा नागपुर क्षेत्र, मतलब छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर निवास करती हैं। बेद्दा जनजाति जो है ये श्रीलंका की है। सेमांग जो है ये मलेशिया की है। हायरलैंडर ये आपकी स्कॉटलैंड की जनजाति है। टोडा जनजाति ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है और ये दक्षिण भारत में है। एटास जनजाति जो है ये फिलीपींस की है। वेल्स जनजाति जो है वेल्स और कार्निवल दोनों में है। और गॉल जनजाति जो है ये फ्रांस की है। कोटिनी बोई ये चेक स्लोवाकिया में जनजातियां पाई जाती हैं। और हिलीबिली जो है ये ओजार्क और अपलेशियन जो क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है। क्रैकर जनजाति जॉर्जिया की है, और सेंट हिलर जो है वो कैरोलिना, दक्षिण कैरोलिना जो है वहाँ की है। एशिया के महत्वपूर्ण पर्वतों को देख लेते हैं। तो फ्यूजियामा जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है, और इसे जापान का सच्चा सिपाही भी कहा जाता है। ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। कभी किसी समय ये प्रज्वलित हुआ करता था, मतलब इसमें उद्गार होते थे, लेकिन अभी के समय ये सोया हुआ है, और इसे जापान में देवता, एक वीर योद्धा की हैसियत से पूजा जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि सैन सिपॉन है, तो ये पर्वत है, और आप देख रहे हैं कि ये इंडो चाइनीज प्रायद्वीप पे पाया जाता है। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया सहित सबसे ऊंचा पर्वत है उधर उस एरिया में, और इसलिए इसका उपनाम इंडो चाइना की छत है। जैसे विश्व की छत वैसे ही इंडो चाइना की छत। और वियतनाम के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो लाओ काई प्रांत है वहाँ पे ये स्थित है। तिएन शान जो है ये चीन का सबसे मुख्य पर्वत है, और सारामती शिखर ये म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट ब्रामा ये इंडोनेशिया का सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है, और कुर्दिस्तान ये इराक का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिंदू कुश को तो आप देख ही रहे हैं कि ये पामीर के पठार के पश्चिमी हिस्से में ईरान का जो एलबुर्ज पर्वत है वहाँ तक इसकी जो मालाएं हैं, मतलब पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो फैली हुई हैं। तेनन सांगपाई ये थाईलैंड का है। थाईलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, और हिमालय को तो आप जानते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, वलित पर्वत है, और टेथिस सागर की जगह पे ये उठकर खड़ा हुआ, और अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई के स्थानों के तौर पे जाना जाता है। सबसे ऊंचा स्थान दुनिया का माउंट एवरेस्ट, और बाकी जो पर्वत चोटियां हैं वो भी किसी से कम नहीं। विश्व में कृषि के कुछ अलग अलग प्रकार हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विटिकल्चर, यहाँ देख रहे हैं आपकी कृषि का प्रकार दिया है, और वो किससे संबंधित है, किस चीज़ का उसमें प्रोडक्शन होता है वो दे रखा है। तो विटिकल्चर में अंगूरों की खेती होती है। पिसिकल्चर जो है उसमें मछली पालन होता है। सेरीकल्चर में रेशम का कीड़ा पालते हैं, शहतूत के पेड़ उगाते हैं और उस पर रेशम के कीटों का पालन होता है। उसके बाद हार्टिकल्चर है, जिसमें कि बागवानी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, फलों का भी उत्पादन होता है। ओलिविकल्चर में ऑलिव उगाए जाते हैं, यानी जैतून का खेती होता है। अर्बोरिकल्चर जो है इसमें वृक्ष और झाड़ियों की कृषि की जाती है, विशेष प्रकार के वृक्ष और झाड़ियाँ होते हैं। एपीकल्चर में मधुमक्खी पाली जाती है, और फ्लोरिकल्चर में फूल उगाए जाते हैं। सिल्वीकल्चर जो है इसमें वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित क्रिया होती है। और वेजिकल्चर जो है उसमें दक्षिण पूर्वी एशिया में जो आदि मानव द्वारा अपनाई गई आदिम कृषि पद्धति है उसको अपनाकर जो खेती का काम है वो किया जाता है। नेमोरिकल्चर आदिम व्यवस्था की कृषि, इसमें भी है। कंदमूल, फल इत्यादि संग्रहित किए जाते हैं। पहले का जो इंसान था वो क्या था, आखेटक और खाद्य संग्राहक था, तो वही खाद्य संग्राहक वाला पैटर्न चलता है। इसके बाद ओलेरी कल्चर है, जिसमें कि जमीन पर फैलने वाली जो लता टाइप की सब्जियां होती हैं उनकी व्यापारिक कृषि होती है, उनको व्यापारिक तौर पे बड़े पैमाने पर बेचने के लिए उगाया जाता है। और नीचे आप देख रहे हैं मेरी कल्चर, जो कि समुद्री जीवों से संबंधित उत्पादन की क्रिया है। हॉर्सिकल्चर जो है ये घोड़ों और खच्चरों का पालन और उनमें संकर बनाने के लिए काम आता है। और वर्मी कल्चर को आप देख रहे हैं, केचुआ पालन होता है। मोरी कल्चर में शहतूत की खेती होती है। और एरोपोनिक्स जो है इसमें बिना जड़, मतलब जो मिट्टी में जड़ पौधों की होती है वैसा नहीं, हवा में पौधे उगाने का काम होता है। पामोलॉजी जो है इसमें फलों का अध्ययन होता है। तो ये कुछ विधाएं थी। अभी कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेशन के प्रकारों को देख लेते हैं। ये स्थानांतरित कृषियाँ जो है ये पर्यावरण की शत्रु होती हैं, क्योंकि एक स्थान पे मनुष्य खेती करता है, विशेष तौर पे जो ट्राइब्स हैं वो इसे अपनाती हैं। जनजातियाँ जो कि पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं होती, पर्यावरण ही उनका सबसे बड़ा सपोर्टर होता है और वो उसी पर आश्रित होती हैं, लेकिन उसके बारे में जागरूक नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता है कि ऐसा करने से नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एक जमीन पर खेती करते हैं, जब वो जमीन काम लायक नहीं बचती है, मतलब उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, तो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जंगल को जलाते हैं या काट कर साफ करते हैं और वहाँ पर फिर खेत बना लेते हैं। तो इससे बहुत बड़े पैमाने पर निर्वनीकरण होता है। अपने पूर्वोत्तर वाले इलाके में जंगल उजड़ने की एक मूल वजह ये भी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन दुनिया भर में फेमस है और ये कुख्यात है एक तरह से। रे कृषि जो है ये वियतनाम और लाओस की है। और मसोले जो है ये कांगो की है, मतलब कांगो ये जायरे नदी घाटी क्षेत्र है मध्य अफ्रीका का, वहाँ पे इसको जो जनजातियाँ वहाँ की हैं वो करती हैं। लोगन ये पश्चिमी अफ्रीका की है। और मिल्पा जो है ये मैक्सिको और मध्य अमेरिकी देशों में प्रचलित है। कोनुको जो है ये वेनेजुला की है। और चैतेमिनी जो है ये युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में की जाती है। तुंगिया कृषि जो है ये बर्मा मतलब तत्काल में और म्यांमार। इसके बाद हुमा कृषि जो है ये जावा और इंडोनेशिया में प्रचलित है। लदांग जो है ये इंडोनेशिया की है। और न्यागासू जो है ये सूडान की है।
ये कृषि का नाम दिया है और इधर जो है क्षेत्र के नाम दिए हुए हैं। टेवी कृषि प्रणाली जो है ये मेडागास्कर की है। फैंग जो है ये भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देशों की है। और कोनूल और कोमिले ये मैक्सिको की है। इलाची जो है, यहाँ नाम आप देख रहे हैं, ये इचाली है असल में, ग्वाडेलूप, मतलब जो कृषि है उसका नाम इचाली है और जो क्षेत्र है उसका नाम ग्वाडेलूप है, मतलब ये ग्वाडेलूप में फेमस है। और रोका कृषि जो है ये ब्राज़ील की, आपने कई बार देखा होगा। कैंगिन जो है ये फिलीपींस की है। चेना आपकी श्रीलंका की है। तमराई जो है वो थाईलैंड की है और चैंजिंग जो है वो फिलीपींस की है। इस तरीके से हमने इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है यानी स्थानांतरित कृषि है उनके नाम देखे। अब भारत के महत्वपूर्ण कुछ मेलों को देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं मेला दिया है, स्थान दिया है और वर्ष का समय दिया हुआ है, किस समय इसको आयोजित किया जाता है। अम्बुवाची मेला जो है ये कामाख्या मंदिर असम में इसका स्थान है आयोजन का। कामाख्या देवी का ये मंदिर है। असमिया माह होता है आहार, उस समय इसको आयोजित किया जाता है। बनेश्वर मेला डूंगरपुर महादेव मंदिर राजस्थान का जो है वहाँ पे लगता है फरवरी के महीने में। चंद्रभागा मेला ये झालरा पाटन झालवाड़ राजस्थान में जो जगह है वहाँ पे आयोजित किया जाता है कार्तिक के महीने में यानी अक्टूबर नवंबर में इसका आयोजन होता है। गंगा सागर मेला ये गंगा सागर द्वीप है पश्चिम बंगाल का, जहाँ पे गंगा का समुद्र से मिलन होता है, मतलब नदी समुद्र में मिलती है। तो जनवरी फरवरी में इसका आयोजन होता है। इसके बाद नंबर आता है कुंभ मेले का। सिर्फ कुछ ही मेलों को हम देखेंगे, वैसे तो भारत ही मेलों का देश है। और कुंभ मेला जो है ये कई स्थानों पर लगता है। वैसे हम अपने प्रयागराज के कुंभ को जानते हैं, लेकिन बाकी नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में भी इसका आयोजन होता है। नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से अलग अलग समय में ये आयोजित किए जाते हैं। वैसे अपने प्रयागराज में जो पैटर्न है, 12 साल के अंतराल पे जो महाकुंभ है उसका आयोजन होता है। बाकी 6 वर्ष के अंतराल पे जो अर्ध कुंभ है उसको आजकल कुंभ कहा जाने लगा है, तो उसका आयोजन किया जाता है। पुष्कर मेला आपका पुष्कर में ही लगता है, यानी राजस्थान में कार्तिक के महीने में, अक्टूबर नवंबर में। और सोनपुर का जो पशु मेला है, ये सोनपुर जगह है बिहार में, वहाँ पे लगता है कार्तिक महीने में। पशु मेला है और बहुत बड़ा पशु मेला है, अक्टूबर नवंबर। नौचंदी मेला ये मेरठ का है और 1 महीने के लिए होली के बाद दूसरे दिन से शुरू होता है। सूरजकुंड का हस्तशिल्प मेला जो है ये सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित होता है 1 से लेकर 15 फरवरी। इसके बाद त्रिशूर पूरम है। त्रिशूर पूरम उत्सव ये वडक्कल नाथ मंदिर त्रिशूर का जो है यानी केरल का, वहाँ पे आयोजित होता है। और मलयालम महीना है मेदाम, उस समय इसको आयोजित किया जाता है। मेदाराम यात्रा और समक्का सरलम्मा यात्रा ये मेदाराम वारंगल तेलंगाना में आयोजित होती है जनवरी फरवरी के महीने में। दोस्तों, अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर दिए हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ आपको पूरा गाइडेंस, फुल स्टडी मटेरियल सब कुछ एक जगह पे उपलब्ध कराया जाएगा। आपको कहीं से अन्यत्र से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये पूरी तरह से अगर आप कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, भारत के हिल स्टेशनों को देख लेते हैं। तो एक तरफ हिल स्टेशन का नाम दिया है, दूसरी तरफ पर्वत श्रृंखला दे रखी है, फिर राज्य दिया है। तो हिल स्टेशन में पहला है अनंतनाग जो कि जम्मू कश्मीर में है। डलहौजी जो है ये धौलाधर श्रेणी में पड़ता है, हिमाचल राज्य है इसका, हिमाचल प्रदेश। दार्जिलिंग ये छोटे हिमालय, मतलब जो लघु हिमालय और महाभारत श्रृंखला है उसमें स्थित है और पश्चिम बंगाल में इसकी अवस्थिति है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि गुलमर्ग है जम्मू कश्मीर का, कसौली है हिमाचल का और कोडाईकनाल है पलानी श्रृंखला में तमिलनाडु में। लोनावाला आपका सह्याद्री रेंज में पड़ता है, महाराष्ट्र में है। और महाबलेश्वर भी सह्याद्री में ही है, महाराष्ट्र में। मनाली आपका कुल्लू घाटी में है, हिमाचल में। माउंट आबू अरावली श्रृंखला में पड़ता है, राजस्थान में। मसूरी गढ़वाल की पहाड़ियों में है और उत्तराखंड इसकी लोकेशन है। इसके बाद नैनीताल कुमाऊं हिल्स में आता है और ये उत्तराखंड में पड़ता है, मतलब उत्तराखंड में ही है, आप जानते ही हैं। पंचमढ़ी सतपुड़ा हिल्स में है, सतपुड़ा की पहाड़ियों में ये स्थित है। और मध्य प्रदेश में ये राज्यवार पाया जाता है। ऊटी या इसको उद्गम मंडल कहा जाता है असल में। तो ये नीलगिरी श्रृंखला में है और तमिलनाडु में इसकी अवस्थिति है। कुन्नूर आपका नीलगिरी रेंज में ही है, तमिलनाडु, मतलब पश्चिमी घाट की इसकी स्थिति है। सापुटारा ये सह्याद्री हिल्स में पड़ता है, गुजरात में। और हॉर्सली हिल्स जो है ये आंध्र की है। ये सब हिल स्टेशन है और बेहद ही खूबसूरत है। अब दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों को देख लेते हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है और इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, पूरा हिमालय ही ऊंचा हो रहा है। फिलहाल जो रिकॉर्ड की गई लंबाई या उसकी ऊंचाई है वो 8,848.86 मीटर है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये माउंट किलिमंजारो है जो कि तंजानिया में है, 5,895 मीटर मात्र ऊंचा है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत जो है ये माउंट कोस्टुस्को है और ये 2,228 मीटर ही ऊंचा है दक्षिणी गोलार्ध में। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रूस है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 5,642। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत ये माउंट देनाली है जो कि अलास्का में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और ये 6,190 मीटर ऊंचा है, मतलब इसकी ऊंचाई है। और माउंट मैकिनले के नाम से भी इसको जाना जाता है। और आप देखें दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये माउंट एकांकागुआ है और माउंट एकांकागुआ ये अर्जेंटीना में है, 6,962 मीटर ये टोटल ऊंचा है। अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव, वहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है विंसन मैसिव। और ओशनिका या ओशनिया जिसे आप कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ का जो सबसे ऊंचा पर्वत है या सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो पुंजैक जया है और इसे माउंट कैंस्टेंस भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई मात्र 4,884 मीटर है। तो माउंट एवरेस्ट का जो नाम रखा गया है तो ये अपने महाद्वीपीय क्षेत्र का, मतलब भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र का,
लेकिन अगर इसको देखें तो माउंट एवरेस्ट का जो नाम है एवरेस्ट, ये जॉर्ज एवरेस्ट नाम के एक अंग्रेज थे जो कि भारत में सर्वे करने के लिए आए थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। और तिब्बत में इसे स्थानीय भाषा में चोमोलुंगमा कहा जाता है और नेपाल में कहा जाता है सागर माथा यानी समुद्र का मस्तक। तो ये सब हमने देखा। अभी विश्व की जो सर्वोच्च पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसको देख लेते हैं। तो यूरोप की जो पर्वत श्रृंखला है उसमें नाम आप लेंगे तो आल्पस का लेंगे। लंबाई इसकी कितनी है, जब पर्वत श्रृंखला की बात हो रही है तो हम लंबाई देखेंगे और उसका उच्चतम बिंदु जब देखना होगा तो उसका सबसे ऊंचा शिखर देखेंगे। तो पूरी पर्वत श्रृंखला जो आल्पस की है वो कितनी लंबी है, 1200 किलोमीटर। और माउंट ब्लांक जो है वो इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 4811। उत्तरी अमेरिका की जो पर्वत श्रृंखला है द रॉकीज, इसकी लंबाई कितनी है, 4800 किलोमीटर और माउंट एल्बर्ट इसका सबसे ऊंचा स्थान है, 4401 मीटर ऊंचा है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ये कौन सी है, द एंडीज है, और मतलब एंडीज पर्वतमाला, और ये 7000 किलोमीटर तक फैली है। इसकी लंबाई आप देख रहे हैं कितना विस्तार है। और माउंट एकांकागुआ ये यहाँ पे सबसे ऊंचा बिंदु है और 6962 मीटर ये ऊंचाई है इसकी, मतलब सबसे ऊंचा स्थान जो है वो काफ़ी ऊंचा है तभी। और अफ्रीका की पर्वत श्रृंखला जो है ड्रॉकेंसबर्ग, ये करीब 1000 किलोमीटर तक ही फैली है। और तबाना एंटिलेना ये इसका सबसे ऊंचा स्थान है, सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 3482। ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और ये 3500 किलोमीटर लंबी है। माउंट कोस्टुस्को जो कि ऑस्ट्रेलिया का भी सबसे ऊंचा शिखर है वो इसमें सबसे उच्चतम बिंदु है। एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे सर्वोच्च जो पर्वत चोटियां हैं वो पाई जाती हैं हिमालय में, 2400 किलोमीटर ये पूरा फैला हुआ है, लंबा है। और लंबाई से ज़्यादा खासियत इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट इसका सबसे ऊंचा शिखर है, लेकिन बाकी जो शिखर हैं जैसे कि नंदा देवी या माउंट केटू, गॉडविन ऑस्टिन या नंगा पर्वत, इनकी भी ऊंचाइयाँ कम नहीं है, थोड़ा ही 19-20 का फर्क है। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ आप मैग्नेटाइट उत्पादक क्षेत्रों को देख रहे हैं। तो इसमें राज्य दिया है और क्षेत्र का नाम दिया है। राज्यवार अगर देखें तो कर्नाटक में शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे धारवाड़ और कुडप्पा जिले जो है ये सब है। इसके बाद तमिलनाडु में आप देख रहे हैं सलेम और तिरुचिरापल्ली जिले आते हैं। आंध्र में बेल्लारी है, झारखंड में पलामू है, डाल्टनगंज और सिंहभूम जिला पड़ता है। उड़ीसा में संबलपुर और गंजाम जिले हैं। हेमेटाइट उत्पादक क्षेत्रों को अगर देखें तो उसमें एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ क्षेत्र दिया है। इसमें झारखंड में नोआमुंडी और गुआ क्षेत्र है। ओडिशा में मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ जिले आते हैं। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला है, बस्तर है और बिलासपुर है। मध्य प्रदेश में जबलपुर और सरगुजा क्षेत्र आते हैं। कर्नाटक में बेल्लारी, हासपेट क्षेत्र और धारवाड़ क्षेत्र आते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में चंद्रपुर, रत्नागिरी, भंडारा क्षेत्र आते हैं और राजस्थान में भीलवाड़ा और उदयपुर आते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा। बॉक्साइट की प्रमुखता वाले जो राज्य हैं, प्रमुख उत्पादक राज्य, उसमें ओडिशा यहाँ का क्षेत्र है, कालाहांडी और संबलपुर, बोलनगीर और कोरापुट को आप देख सकते हैं। झारखंड में लोहदरगा जिले की जो पाट भूमि है वहाँ से इसका उत्खनन होता है और रांची और पलामू से होता है। गुजरात में भावनगर और जामनगर से होता है। छत्तीसगढ़ में अमरकंटक के पठार, दुर्ग और शुरगुजा से होता है। मध्य प्रदेश में कटनी से होता है, जबलपुर से होता है, बालाघाट और शहडोल से भी होता है। महाराष्ट्र में कोलाबा, थाणे, रत्नगिरी, सतारा, पुणे और कोल्हापुर से होता है। तमिलनाडु में पलानी, जवादी और शिवराय की पहाड़ियों से उत्खनन होता है और कर्नाटक में बेलगाम और बाबा बूदन की जो पहाड़ियां हैं वहां से होता है। तो ये हमने बॉक्साइट का देखा। अभी अभ्रक को देख लीजिए। तो अभ्रक के मामले में मुख्यतः झारखंड, आंध्र और तेलंगाना, राजस्थान में भी अभ्रक पाया जाता है। इसके बाद अगर थोड़े अमाउंट के तौर पे देखें तो तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से भी प्राप्त होता है। अभ्रक का जो जमाव है, निक्षेप है, वो छोटा नागपुर के उत्तरी जो पठारी किनारे हैं वहाँ पाया जाता है। और बिहार, झारखंड की कोरडमा, गया, हजारीबाग पेटी जो है ये अग्रणी अभ्रक उत्पादक पेटी के तौर पे या पेटिका के तौर पे जानी जाती है। राजस्थान में अभ्रक के निक्षेप अजमेर के आसपास पाए जाते हैं, जबकि नेल्लोर जो आंध्र प्रदेश का है वहाँ पे अभ्रक की पेटी ये दुनिया भर में मशहूर है। तो ये सब हमने देखा। अब यहाँ आप देखें कर्नाटक का जो मैसूर है और हासन जिला, जबकि तमिलनाडु में कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई और कन्याकुमारी, महाराष्ट्र में रत्नगिरी, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला जो है और बांकुरा, वहाँ से अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। भारत में कुछ जगहों से सोना भी निकाला जाता है। तो सोने की कौन कौन सी खान है, एक तो मैसूर में पड़ती है कोलार की खान, ये कोलार सोने की खान है, कर्नाटक राज्य में है। दूसरा हट्टी सोने की खान है जो कि कर्नाटक में ही है, रायचूर में। और तीसरी है आंध्र में रामगिरी सोने की खान जो कि अनंतपुर में पड़ती है। तो ये आपने देखा। भारत के कुछ महत्वपूर्ण चैनल हैं जो कि जल संधियाँ हैं एक तरह से। और खंबात की खाड़ी में आप देख रहे हैं कि ये, इसे आप देखिए, खंबात की खाड़ी ये पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती नदियों का मुहाना है, मतलब वहाँ पे ये समुद्र में मिलती हैं। लक्षद्वीप सागर ये लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच में पाया जाता है, मतलब ये पानी के दो स्थानों को जोड़ने का काम करता है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पाई जाती है। कोको स्ट्रेट जो है, कोको जलडमरू मध्य इसको कहते हैं, ये कोको द्वीप यानी म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में है।
दक्कन पास जो है ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में पाया जाता है। इसके बाद कुछ डिग्री चैनल है जो कि अक्षांशीय विस्तार के आधार पे हैं। तो 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में है। ग्रेट या महान चैनल जो है ये सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में है। पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। माहिम क्रीक ये मुंबई में है और कच्छ की खाड़ी जो है ये पश्चिमी गुजरात में राज्यवार स्थित है। तो ये हम जितनी भी जल संधियां थी या स्ट्रेट्स थी उनको हमने देखा। अब भारत की भौगोलिक जानकारी हम एक दृष्टि में देख लेते हैं। तो देश का नाम हमारे भारत है, जो मूल नाम है वो भारत ही है, बाकी तमाम नाम रखे गए हैं जो कि विदेशियों के द्वारा रखे गए हैं। और भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो तत्काल में 28 है। कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के और भी बहुत सारे नाम हैं जैसे कि आर्यावर्त, भारतवर्ष, जम्मू द्वीप, हिंदुस्तान और इंडिया। ये हिंदुस्तान और इंडिया विदेशियों के द्वारा दिए हुए नाम है, बाकी जो है वो अपने स्थानीय नाम है। अब इसके बाद भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हमने देख ही ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में हमारा स्थान है 7वां। हमारा जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगेटिक डॉल्फिन है। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये 32,87,000, यहाँ आप देख रहे हैं 3,28,000, माफ कीजिएगा, इसमें आप देखें भारत के कुल क्षेत्रफल को तो ये 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। ये पूरा हमारा विस्तार है और दुनिया में हमारा स्थान क्षेत्रफल में कितना है? 7वें स्थान पे हम हैं और जनसंख्या के लिहाज से हम सभी को पीछे छोड़ रहे हैं। इसके बाद राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, यानी सत्य सदैव विजयी होता है और ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और आप देखें भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में मतलब भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत कवर करता है? तो 2.4%। 2.4% हम पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का घेरते हैं। राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा है, राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। भौगोलिक स्थिति के हिसाब से हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हैं। ज्यामितीय आकार हमारा चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय आकृति लगभग है। इसके साथ साथ भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। ये लैटिट्यूड है। बाकी लॉन्गिट्यूड को भी देखेंगे। राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा हाथी है और राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है, जो कि हमारी प्राचीन और स्थिर दृढ़ भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। इसके बाद आप भारतीय ध्वज को देखें, तिरंगा है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले जो राज्य हैं वो 18 हैं, मतलब 18 ऐसे राज्य हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर कहीं ना कहीं उनको छूता है। इसके बाद राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है। और देशांतरीय विस्तार भी आप देख लीजिए, 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा देश फैला हुआ है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है और भारत का जो मानक समय है वो 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, जो कि मिर्जापुर ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, वहां से नापा जाता है। राष्ट्रीय गान हमारा जनगणमन है। और भौगोलिक विस्तार आप जानते ही हैं कि लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई नापते हैं 3,214 और चौड़ाई जो है ये पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमने देखा। और साथ में राष्ट्रीय गीत जो है ये वंदे मातरम है। स्थलीय सीमा जो है ये करीब 15,200 किलोमीटर लंबी है। टोटल स्थलीय सीमा की बात हो रही है। जलीय सीमा जो है ये 7,516.6 किलोमीटर है। इसके साथ साथ आप राजभाषा को देख रहे हैं जो कि हिंदी है और राष्ट्रीय लिपि हमारी देवनागरी है। जलवायु मानसूनी प्रकार की है पूरे भारतवर्ष की। जनसंख्या के लिहाज से हम अभी फिलहाल दूसरे स्थान पे हैं और भारत की कुल आबादी आप देख ही रहे हैं, मतलब विश्व की कुल जनसंख्या का हम 17.5% कवर करते हैं। तो मोटे तौर पे 1 अरब 21 करोड़ के लगभग हमारी आबादी है। और ये जो 2011 का सेंसस है उसके हिसाब से हमने रिकॉर्ड किया है। अभी जब नया लेटेस्ट डाटा आएगा तो उसमें इसमें और ज़्यादा वृद्धि देखी जाएगी। इसके बाद आप देखें ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 83.37 करोड़ है। महिला आबादी और पुरुष आबादी को आप आंकड़ों के तौर पे नहीं बल्कि प्रतिशत के तौर पे देखेंगे। अब ग्रामीण जनसंख्या जो है ये पूरे भारतवर्ष की आबादी में 68.8% का शेयर अपना निभाती थी। लेकिन अभी क्या होगा, जो नया डाटा आएगा, नया लेटेस्ट सेंसस आएगा तो उसमें ये जो परसेंटेज है ये कम हो जाएगा। ग्रामीण आबादी घट रही है और शहरी आबादी बढ़ रही है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या भी कुल आबादी का 16.6% है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 17.7 है 2001 से लेकर 2011 के बीच में। भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% है और जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पठारी क्षेत्र का विस्तार अगर आप देखें तो 27.7% है। पठारी क्षेत्र कितना फैला है? 27.7%। और भारत में कुल पुरुष साक्षरता जो है वो 80.9% है। कर्क रेखा के पास स्थित भारत के जो 8 राज्य हैं उसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 8 राज्य हैं जिनसे कि कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ये हमने कुछ बेसिक जानकारियों को देखा।